नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। इसमें हम जनवरी मंथ 2023 के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक का जो वीडियो है वो मैंने अपने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया था। एक्चुअली वो वीडियो तो काफ़ी लंबा था, बट टेक्निकल कारण की वजह से वो वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पाया और वो 1 to 9 तक ही अपलोड हो पाया। इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? इसके ऑप्शन है ए 28 ऑफ दिसंबर, बी 30 दिसंबर, सी 24 दिसंबर या डी 27 दिसंबर या ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 27 दिसंबर होगा। और ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इसका जो एम है वो फ्यूचर में पेंडेमिक और एपिडेमिक जैसे सिचुएशंस दोबारा क्रिएट ना हो, ये इसका मेन एम है। ठीक है, मेन एम है इसका। सूचनाओं का जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है, जिससे कि वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, ताकि लोगों के बीच में गलत फहमियाँ ना फैलें। ऐसे मतलब लोग कुछ भी सोच लेते हैं, तो वैसा कुछ भ्रम ना पैदा हो, ये इसके लिए उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, वो इंटरनेशनली जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, ताकि जिससे कि कोविड-19 जैसी जो सिचुएशन अभी रिसेंटली जो पैदा हो गई थी, इसके लिए पूरा देश बिल्कुल तैयार नहीं था। पूरी दुनिया कहीं भी तैयार नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना पैदा हो, तो इसका हमने ये यूनाइटेड नेशन का, यूएन का जो भी जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 75th जनरल असेंबली के सेशन में 36 जनवरी मीटिंग में ये रेजोल्यूशन लिया गया था। ठीक है, और ये मीटिंग कब हुई थी हमारी? ये मीटिंग हुई थी 7 दिसंबर 2020 को हुई थी। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बेकाल बीच पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन हैं ए कर्नाटका, बी केरला, सी गोवा, डी उड़ीसा या ई इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बेकाल बीच जो है वो केरल में मौजूद है। ठीक है, अभी रिसेंटली ये काफी न्यूज में ये चर्चा का विषय था, क्योंकि यहाँ के जो सीएम हैं, केरल के जो सीएम हैं पिनरई विजयन, केरल के जो सीएम हैं पिनरई विजयन, इन्होंने 10 डेज का यहाँ पे इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया है, जो कि एक पहला, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल होगा। इसका जो बेसिक है, इसका जो मेन एम है इसके पीछे, वो अपने सांस्कृतिक कल्चर जो है उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू वो दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वहाँ, जैसे इसमें पूरी मतलब ये इंटरनेशनल एक फेस्टिवल है, तो इसमें पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आएंगे। बेसिकली हम अपने देश के जो आर्टिस्ट हैं, हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है या फिर यूनिकनेस जो है यहाँ हमारे कंट्री की आर्टिस्टिक यूनिकनेस, इसको हम इसके थ्रू दर्शाएंगे। ठीक है, इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, डिलिमिटेशन इज बीइंग हेल्ड इन आसाम, इट इज बेस्ड ऑन विच सेंसस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। डिलिमिटेशन, तो इसके ऑप्शन हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन है ए 2001, बी 2011, सी 1971, डी 1963 या ई नन ऑफ द अबव। अब ये जो डिलिमिटेशन है, ये डिलिमिटेशन एक्चुअली होता क्या है? ये रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन ने
ECI जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में यह घोषणा की है कि आसाम के 126 असेंबली और 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये प्रक्रिया, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, ये एक्चुअली अब ये तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन डिलिमिटेशन होता क्या है? डिलिमिटेशन एक्चुअली होता है जैसे वी ऑलरेडी नो दैट वी आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर ये आसाम है हमारा, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज होंगी। ठीक है, अब ये कंस्टिट्यूएंसी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख के करीब है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ के 5 लाख हो गई हाइपोथेटिकली। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के 1 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 5 लाख की आबादी पे रिप्रेजेंटेटिव संख्या बढ़नी चाहिए, तो इसलिए डिलिमिटेशन होता है। अब जो प्रीवियस डिलिमिटेशन था वो 1976 में हुआ था और उसके बाद 2001 में हो रहा है, और ये 1971 के सेंसस से बेस्ड था। इस समय की जो पॉपुलेशन थी 1.46 करोड़ थी, जो कि अब बढ़ करके 2.66 करोड़ हो गई है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक आप समझिए। और जो डिलिमिटेशन जो है, डिलिमिटेशन ये एक एक्सरसाइज है, जो कि, और ये जो एक्सरसाइज जो कंडक्ट कराते हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन है, जिसके बारे में आप आर्टिकल 82 में आप देख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन और ये अपना ECI, ये दोनों मिल करके ये प्रक्रिया को पूरा करते हैं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो या आपके कोई भी डाउट्स हो, क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं अभी फिलहाल, अभी मैंने शुरू किया है, तो आपका कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो, कोई सजेशन देना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, which Indian constitution has become a complete library constituency? तो इसके ऑप्शन हैं अमलापुरम, बी काड़ापा, सी तेजपुर, डी धर्मदम या ई कोई नहीं। तो इसका पहले तो मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं, इसका धर्मदम करेक्ट, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये धर्मदम जो है वो केरल में है। ये केरल में है। ठीक है, और ये इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी है। ये इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे हर गांव में एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे एक नाम आप याद रखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है, पीएम पानीकर, पुथ्थुवाइल नारायण पानीकर, सॉरी, पुथ्थुवाइल नारायण पानीकर।
इनके 19 जून को इनका एनिवर्सरी है। उसी के उपलक्ष्य में 1996 में केरल सरकार ने रीडिंग डे के नाम से इसे मान्यता दी या घोषणा की। बाद में 2017 में नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 2017 में नेशनल रीडिंग डे और इस पूरे मंथ को नेशनल रीडिंग मंथ की घोषणा की। ठीक है। For which Indian firm has backed a modernization contract। तो ये मोंगला पोर्ट जो है, मोंगला पोर्ट ये बांग्लादेश में है। ठीक है। अभी रिसेंटली मोंगला पोर्ट अथॉरिटी और इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मोंगला पोर्ट अथॉरिटी और इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है, जिसमें कि मोंगला पोर्ट का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। एक मोंगला पोर्ट और ये एक चट्टोग्राम, ये दोनों इंडिया के लिए या मतलब व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली इन्हें एक्सेस चट्टोग्राम पोर्ट और ये मोंगला पोर्ट को एक्सेस ये बांग्लादेश ने देने का अभी बोला है। अभी एसओपी साइन हुए थे हमारे 2019 में, आई थिंक, जब वो वहाँ के जो पीएम हैं बांग्लादेश की शेख हसीना जी, वो आई थी इंडिया, तो एसओपी साइन हो गए थे। और इवन 2020 में ट्रायल भी शुरू हो गए थे, बट ये कोविड-19 की वजह से ये सारे काम बीच में रोक दिए गए। ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि ये दोनों पोर्ट का इंडिया यूज कर सकता है ट्रेड में। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि कोलकाता पोर्ट तक जो सामान लाएंगे, अब पहले क्या होता था, कोलकाता पोर्ट तक सामान लाएंगे, उसके बाद फिर ये पहले रोड के रास्ते, ऐसे ये सिल्लीगुड़ी के रास्ते, यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं लाइक त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ तक पहुंचाया जाता था। ठीक है। तो वो बहुत कॉस्ट उसका ज़्यादा होता था और हम सिंगल रूट बहुत टाइम से कवर करते थे, सिग्नल रूट, वही सेम रास्ता। तो अगर हमें इसका एक्सेस मिल जाता है मोंगला पोर्ट और चट्टोग्राम का, तो अब होगा क्या कि हम कोलकाता से इस यहाँ तक लाएंगे। ठीक है। और ये चट्टोग्राम तक लाएंगे और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हम इजीली लेके जा सकते हैं सामान को। ठीक है। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े कार्गो शिप जो हैं, जैसे इसमें आयरन और काफ़ी बड़े बड़े मतलब सामान जो है वो एक्सपोर्ट हम इस रास्ते से कर सकते हैं। ये हमारा अल्टरनेट है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे कौन कौन से, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, आसाम, इन्हें जिसको इससे फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश से 1879 किलोमीटर का जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये इस एरिया में ये ट्रेड शुरू हो जाने की वजह से हमारा इसमें काफ़ी कॉस्ट बचेगा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे ये मोंगला पोर्ट के अपग्रेडेशन के बारे में। तो ये जो इसका टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो 530 मिलियन यूएस डॉलर है। ये 530 है, 530। ठीक है। 530 यूएस मिलियन डॉलर है। और इसकी जो लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने बांग्लादेश को दी है वो 4.5 बिलियन यूएस डॉलर है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है एक्चुअली, इसमें ये जो पैसा है जो ये मैक्सिमम हो गया। फॉर एग्जांपल, इससे बांग्लादेश कभी भी कितना भी पैसा निकाल सकता है, इसकी लिमिट 4.5 होगी। लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा है, इसमें हमारा ये फायदा है
ये बी फॉर बांग्लादेश है, ठीक है। इसमें इसका रीपेमेंट बांग्लादेश करेगी, तो इसका रीपेमेंट जब करेगी तो इसको इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट कम होता है हालांकि नॉर्मल से, जैसे नॉर्मल जो हम बैंक से इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो ज़्यादा होता है, और इसका इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम होता है, लेकिन अमाउंट भी तो बड़ा है, ठीक है। तो और मान लेते हैं कि ये हमसे सामान भी खरीद सकता है। अगर इसे एक मान लीजिए कि इसने यहाँ से $1 बिलियन 1 बिलियन डॉलर यहाँ से उठाया, इन्होंने $1 बिलियन इंडिया को दिया, यहाँ से इन्होंने मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स मतलब जो भी इन्हें सामान लेना था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहाँ से इन्होंने लिया, तो हमारे पास $1 बिलियन भी आ गए, और जब ये 1 बिलियन का रीपेमेंट करने जाएंगे तो उसका कुछ तो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो भी हमारे देश में आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 10-point peace plan is associated with which of the following conflict? ये 10-point peace plan ये अभी करंटली न्यूज में था, ये इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। ताइवान क्राइसिस, टाइग्रे कन्फ्लिक्ट, लीबियन सिविल वॉर, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ये सही है। एक्चुअली हुआ ये था कि G20 समिट जो नवंबर में हुआ था, उसमें यूक्रेन के जो पीएम हैं व्लादिमीर जेलेंस्की जो भी जेलेंस्की, इन्होंने 10 पॉइंट का एक बेसिकली वॉर को एंड करने के लिए इन्होंने 10 बातें कही थी, जिसमें 10 पॉइंट्स रखे गए थे, जो कि ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था, लेकिन बेसिकली मतलब सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं, उसने प्रिजनर्स जो रशियंस के ट्रूप्स ने जो कैद करके रखे, जिसमें काफी बच्चे भी हैं, उनको रिलीज करने की बात थी, फूड सेफ्टी के बारे में थी, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में थी, लेकिन इनका जो मेन जो उद्देश्य था कहने का, वो ज़ैपोरिज़ियम एक वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे रशियन ट्रूप्स का कब्जा है, रशियन मिलिट्री का कब्जा है। तो अब मिलिट्री को क्या पता कि ये पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको कैसे हैंडल करना है। तो इनका कंसर्न ये है कि अगर ये रेडिएशन लीक हो गया तो यूक्रेन और उसके आसपास के जो भी एरियाज हैं वहां पे काफी असर पड़ेगा। तो इसके द्वारा G20 का जो समिट है, इसके द्वारा ये इस 10 पॉइंट समिट में ये कहना चाह रहे थे कि इस वॉर को बंद करें, और ये इन्होंने अपनी ये मुख्य सूची के तौर पे ये 10 पॉइंट्स रखे थे, जिसमें कि वैसे यूक्रेन में और भी कई पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बट उनका ये मेन कंसर्न था, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 16, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? इसके ऑप्शंस हैं December 29, December 25, December 22, December 18, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 16 December 29, 2022, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये न्यूज में भी काफी दिनों से बहुत चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। ऑब्वियसली एशिया के बाहर किसी डेवलप कंट्री से इंडिया ने फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट साइन किया है, फर्स्ट टाइम ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया से जो भी प्रोडक्ट आएंगे, जो भी प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से अगर ये सक्सेसफुली सब कुछ ठीक रहता है तो उस पर अप्रोक्स 85 to 90% ड्यूटी फ्री होगी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में उसकी जो भी कीमत होगी वो ऑलमोस्ट हमें ड्यूटी फ्री इंडियन मार्केट में भी मिल जाएगी। तो काफी चीप सामान मिलेगा, इंपोर्टेड सामान हमें काफी चीप मिलेगा, जिसमें कि बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया से चाहता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट जो कि वर्ल्ड में बेस्ट होते हैं, वो चाहता है कि उसे भी इस सूची में रखी जाए, इस लिस्ट में उसका भी रखा जाए। बट यहाँ के फार्मर्स की स्थिति को देखते हुए, यहाँ दूध का ज्यादा मतलब कि विक्रेताओं पर असर ना पड़े, इंडिया ने फिलहाल डेयरी प्रोडक्ट को इस लिस्ट से बाहर रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा, इंडिया का जो भी सामान है वो 96% ड्यूटी फ्री होगा ऑस्ट्रेलिया में,
तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे भी लोग इसे ज़्यादा चीप यूज़ कर पाएंगे, सस्ते में मिलेगा तो ज़्यादा सामान यूज़ करेंगे, हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम वहाँ जो इंपोर्ट करते हैं, लेदर है, लेदर के जो भी सामान है, या ज्वेलरी है, मशीनरी है, इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हैं, या आईटी सर्विसेज है, बेसिकली हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया का। तो जैसे ये अभी तो ये विप्रो, टीसीएस जैसी जो कंपनियां, एसेंचर, इनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स इंडिया के, वो ऑस्ट्रेलिया जाकर के वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं या वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा स्कोप दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसे एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पे देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हाँ, एक चीज तो मैंने आपको, ये एक सेकंड सॉरी, एक चीज और जो इम्पोर्टेंट आपको जाननी चाहिए, अभी जो करेंटली जो ट्रेड हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से हमारा, उस पर 27 बिलियन का ट्रेड हम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट होने के बाद जो कि ऑलमोस्ट मतलब वहाँ के पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, यहाँ के पार्लियामेंट में अभी पास नहीं हुआ है, तो 5 इयर्स में ये 45 to 50 बिलियन हो जाएगा इंडिया का। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सेवेंटीन, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस disarmament and development 2022 has have been awarded to which of the following? इसके ऑप्शंस हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, DRDO, ट्रेन्ड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, NGO प्रथम, या ई नन ऑफ द एबव। अब ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस दिया क्यों जाता है? ये हर साल वर्ल्ड के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने समाज सेवा या निरस्त्रीकरण, डिसर्मामेंट को हिंदी में निरस्त्रीकरण कहते हैं, निरस्त्रीकरण या किसी विकास के काम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कोविड-19 में जो सिचुएशन हमने देखी जिसमें कि लाखों लोग मर गए, ये अलग बात है कि गवर्नमेंट डेटा कुछ और कहता है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो अभी जानते ही हैं। तो उसमें जो बहुत डेडिकेशन के साथ इन्होंने, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हमारी ट्रेनर्स ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने जो उसमें बहुत ट्रिमेंडस, मतलब एक बहुत अच्छा जो काम किया है कोविड-19, मतलब पूरे सबका जो ध्यान रखा है, कोविड-19 सिचुएशन से हमें जो उबारा है, तो उसके लिए इन दोनों को, इसका ऑप्शन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑप्शन ए और ट्रेन नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ई, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू फुलफिल इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऑप्शंस हैं ए फ्लिपकार्ट, बी टाटा, सी अमेजॉन, डी गूगल, या ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा अमेजॉन है। अब ये फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम है क्या? फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम ये एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है NESTS और LLF लर्निंग लिंक फाउंडेशन, और ये जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है। ठीक है, अब ये जो है वो लॉन्च किया गया है हमारे 54 जो EMRS हैं, जो हमारे 6 स्टेट में, वो 6 स्टेट हैं हमारे आंध्र प्रदेश, गुजरात, MP, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ये हमारे 6 स्टेट हैं। यहाँ पे जो 54 EMRS है, EMRS क्या है? EMRS है एक लफ्ज
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल बस आप मान लेना, ठीक है। जैसे हमारा नवोदय है तो वैसे ही हमारा ये EMRS होता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा अपग्रेड होता है, ये बढ़िया होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि जैसे रिमोट एरिया है जहाँ पे संसाधनों की काफ़ी कमी होती है, वहाँ पे जो ST स्टूडेंट्स हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एंड नॉट ओनली क्वालिटी एजुकेशन बट दे फोकस ऑन स्कूल academy education having special facility for presenting local art and culture। उनका जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है उनको भी काफी प्रोत्साहित इस संस्था के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है ये फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का, टू क्रिएटिंग अवेयरनेस पोटेंशियल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्टूडेंट्स ऑफ EMRS, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, सॉरी 19 की तरफ चलते हैं। इंसर्जेंट ग्रुप Zalian Grong United Front is associated with which of the following state? इसके ऑप्शंस हैं मेघालय, बी है मणिपुर, सी झारखंड, डी आसाम या ई इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इंसर्जेंट ग्रुप, ये उपद्रवी जो है, ये ज़ेलियन ग्रुप, ये है मणिपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। ये एक्चुअली ये जो ये वहाँ के यंगस्टर हैं वो मुख्य धारा से जो भटक गए हैं, जो हमारे लॉ को नहीं मानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, उनका अलग ही नियम चलता है। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल के साथ, जिससे कि वो सब हथियार डाल करके और हमारे लॉ को फॉलो करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही जिएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 हु इज द ऑथर ऑफ बुक फोक इन माई रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ये तो बहुत इजी है, ये सी रंगराजन जी का लिखा हुआ है, इसके ऑथर हैं सी रंगराजन, ठीक है। ये 19th गवर्नर थे RBI के हमारे, ठीक है। ये एक इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 21 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज इज लोकेटेड इन विच सिटी। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये, चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज इज लोकेटेड इन विच सिटी, जिसके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चंडीगढ़, डी भोपाल या ई ननोदेवा। तो ये इंस्टीट्यूट अवेलेबल है हमारा भोपाल में, ठीक है। और इन्होंने क्या काम किया है कि ICAR, और ये इंस्टीट्यूट ICAR क्या है, ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और यहाँ के जो दोनों के साइंटिस्ट मिल करके इन्होंने एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2, जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू होता है, इसका मतलब बर्ड होता है, एक इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है इस इंस्टीट्यूट और ICAR के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा भोपाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, A new British Indian Army memorial is proposed to be built in which European city? इसके ऑप्शंस हैं ग्लासगो, वाइना, बुडापेस्ट, ब्राटिस्लावा या ननोदेवा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, ग्लासगो। अब ये मनाया क्यों जाता है? ये ग्लासगो हमारे स्कॉटलैंड में है। अब ये मनाया क्यों जाता है? एक्चुअली World War I और World War II में जो हमारे 40 लाख इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हुए थे, ये उनको सम्मान देने के लिए उनके याद में एक इनिशिएटिव है। इस संस्था का नाम है कलरफुल हेरिटेज मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। कलरफुल हेरिटेज
मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव है इनको सम्मान देने का। ठीक है, इनका कहना ये है कि जो स्कॉटलैंड है, सॉरी एक्चुअली ये पेन टैब नया है मेरा, तो मुझे भी इस पे आदत नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा ये दिक्कत हो रही है मुझे इसके साथ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दिक्कत ना हो। हाँ, तो ये कलरफुल हेरिटेज मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, इनका कहना ये है कि स्कॉटलैंड और K6 फोर्स, अभी K6 फोर्स क्या है? K6 मुस्लिम और पंजाब रेजिमेंट के जवान इसमें हुआ करते थे। इनका एक बहुत गहरा संबंध, इनका कहना है कि स्कॉटलैंड और K6 का एक बहुत खास संबंध है, और उनको श्रद्धांजलि सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए कह सकते हैं, ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, महाराष्ट्र हैज प्रपोज्ड टू रीनेम अहमदनगर आफ्टर विच मराठा पर्सनालिटी। इसका ऑप्शन है ए छत्रपति शिवाजी, बी बाजीराव वन, सी अहिल्याबाई होलकर, डी सदाशिवराव, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी जो महाराष्ट्र की असेंबली है, महाराष्ट्र की जो असेंबली है, इन्होंने 2 रेजोल्यूशन पास किए थे, जिसके तहत जो औरंगाबाद है उसका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया था, और उस्मानाबाद इसका नाम बदलकर धाराशिव रख दिया गया था। ठीक है, इसका नाम, औरंगाबाद का नाम है, काफी लंबा से मैं लिखूंगा नहीं, इसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर, आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में या मेरे लिखने के तरीके में कोई भी कमेंट करना हो, या कोई भी सुझाव देना हो, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। आप मेरे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, और मैं आपकी बात पे जरूर से अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये भी आप याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद, इनका नाम भी बदला गया है महाराष्ट्र की असेंबली के द्वारा। ठीक है, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए थे। ठीक है, अब महाराष्ट्र हैज प्रपोज टू रीनेम अहमदनगर। अभी अहमदनगर का नाम बदल के क्या रखा है इन्होंने? इसका जो नाम अभी रखा है पुण्य श्लोक है, पुण्य श्लोक है। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा 24, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीबा इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ईटिंग अमीबा? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बी नेग्लेरिया फाउलेरी। नेग्लेरिया फाउलेरी एक अमीबा है। अभी साउथ कोरिया ने एक नया केस अभी वहां पे आया है, जहां पे एक इंसान की अभी मौत हो गई, जिसकी उम्र 50 साल थी। उसकी जो मौत हुई 10 दिन में ही हो गई। वो इस अमीबा से या इस इन्फेक्शन से ग्रसित था। इनका कहना है, साउथ कोरिया वालों का कहना है कि इसने अपने थाईलैंड की जो यात्रा की थी, काफी टाइम से ये ट्रेवल कर रहे थे थाईलैंड से, फिर ये साउथ कोरिया आए, तो फिर इन्होंने कहा कि ये थाईलैंड की जर्नी के बीच में इन्हें कहीं इन्फेक्शन हुआ है। अब ये जो अमीबा है, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कि कॉमनली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है, या लेक में पाया जाता है, बट ये सी वाटर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ, इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 25, इंडिया असिस्टेड मांगदेचू पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री?
मांगदेचू 750 मेगावाट की एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये भूटान में। इसका ऑप्शन है भूटान, बी है इंडिया, सी नेपाल, डी बांग्लादेश या ई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, भूटान। ठीक है, ये जो मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये एक 720 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि अभी हाल ही में भूटान के ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन DGPC इसको सौंप दिया गया है। ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को अभी ये पावर प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है और ये 2019 में इसका इनॉग्रेशन हमारे पीएम मोदी और उनके भूटानी काउंटर पार्ट लोटे टीशेरिंग, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेंगे। जॉइंटली इसका इनॉग्रेशन किया था इस पावर प्लांट का। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 26 Which Indian neighboring country has launched its first metro rail service? ऑप्शन हैं श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी नेपाल या ई नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा, बांग्लादेश। इन्होंने ढाका में अभी इसका इनॉग्रेशन किया था। यहाँ की जो पीएम है बांग्लादेश की, शेख हसीना जी, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था। और ये ट्रेन जो है फर्स्ट टाइम डाईबेरी और अगरगांव स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। नंबर 28 Startup Tutor Hyperloop has signed on MOA with which company for development of Hyperloop in India? ऑप्शंस हैं टाटा स्टील, L&T, प्रूफ टाइगर, JSW एनर्जी, ये नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टाटा स्टील। ठीक है, ट्यूटर लूप एक स्टार्टअप कंपनी है चेन्नई की, चेन्नई बेस्ड एक फर्म है ये। IIT मद्रास और गवर्नमेंट ट्यूटर हाइपरलूप एक्चुअली जो सेंट्रल है वो IIT मद्रास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे 3 साल से इस हाइपरलूप पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन वजह है इनके साथ ये MOU साइन करने का गवर्नमेंट का। ठीक है, क्योंकि इन्हें इसके विषय में काफी अच्छी जानकारी है। जो IIT मद्रास के स्टूडेंट्स, इन्होंने एक डेमो तैयार किया था हाइपरलूप को लेकर के, जो कि काफी बढ़िया था। और ये काम 3 फेज में किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 50 मीटर का ट्रायल ट्रैक होगा, जो कि IIT मद्रास में किया जाएगा। इसके बाद सेकंड और थर्ड फेज में 10 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जो कि ग्रुप ऑफ एडिशनल इंडस्ट्रियल पार्टनर की मदद से किया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एडिशनल इंडस्ट्रियल पार्टनर की मदद से किया जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 28 Which IIT has launched फर्स्ट गर्व ऐप? इसका ऑप्शंस हैं ए, IIT मद्रास, बी, IIT बॉम्बे, सी, IIT रुड़की और डी, IIT गुवाहाटी और ई इनमें से कोई नहीं। स्वस्थ गर्भ ये जो ऐप है ये डेवलप किया है IIT रुड़की। ये इनिशिएटिव एक IIT रुड़की और एम्स दिल्ली के द्वारा मिल करके ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका प्रसव के पूर्व क्या ध्यान उसका कैसे रख सकते हैं, ये ऐप में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये जानकारी दी जाएगी कि इसमें डॉक्टर से लेकर के हॉस्पिटल बेड, एम्बुलेंस और प्रेगनेंसी के दौरान कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, क्या क्या खाना पीना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा मिलती है।
डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करने का ये बहुत इजी एक माध्यम बनेगा। ठीक है, अभी इसकी जानकारी मतलब एम्स लोगों को दे रहा है और उसी से मतलब ये काफी भी चर्चा में था, जिसकी वजह से ये मैंने स्लाइड में डाला है। तो एक्चुअली जब भी हमें पेशेंट को ये ऐप के हिसाब से पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके लिए एनी टाइम अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे है हमारा 29, हु इज द ओनली फुटबॉल प्लेयर टू लिफ्ट 3 वर्ल्ड कप्स। ये है ऑप्शन डी पहले, इन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते थे। पहला 1958 में, दूसरा 1962 में और तीसरा 1970 में। 3 बार जीता। 30, धनु यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन हैं उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी गुजरात या ई नन ऑफ द एबव। तो ये आई गेस उड़ीसा में मनाया जाता है। ये एक्चुअली 11 दिन का एक फेस्टिवल होता है जो भगवान श्री कृष्ण जी की याद में मनाया जाता है। इसमें उन्होंने कैसे कंस को मारा, वो कैसे व्यवहार करते हैं, ये सारी जानकारी इसके द्वारा वो लोग नाटक के द्वारा वो लोग दिखाते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, ये इसका जो डेट होता है वो 28 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक का होता है, धनु यात्रा। 31, इलेक्शन कमीशन हैज डेवलप्ड रिमोट वोटिंग मशीन RVM इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके ऑप्शन है NICSI, बी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन या ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये RVM ये अभी काफी चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था। अभी कांग्रेस इसका काफी विरोध कर रही थी कि ये लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे फिर वोटिंग फेयर नहीं रह जाएगी। ये तो चलिए वो तो खैर पॉलिटिक्स का विषय है, हम इसकी चर्चा करते हैं। ये RVM एक ये भी EVM की तरह ही एक मशीन होता है। जैसे EVM काम करता है वैसे ये भी काम करता है। RVM भी EVM की तरह स्टैंड अलोन डिवाइस है। स्टैंड अलोन डिवाइस। अभी स्टैंड अलोन डिवाइस क्या होता है? स्टैंड अलोन डिवाइस में कोई इंटरनेट नहीं लगता, कोई सिम नहीं लगती, कोई नेटवर्क नहीं होता, उसको हम स्टैंड अलोन डिवाइस कहते हैं। डेटा इसमें इंफॉर्मेशन जो भी है, डेटा इंफॉर्मेशन जो भी है वो इसमें स्टोर हो जाती है। बाद में अपने जरूरत के हिसाब से उसको प्रोसेस करके उसको कौन जीता कौन हारा इसका तय करते हैं। तो खैर तक जानने की मतलब ये RVM के बारे में जो है इसका यूनिक फीचर देख लेते हैं हम। जो इसका UNIQ जो इसका यूनिक फीचर है RVM का, ये एक सिंगल रिमोट बैलेट यूनिट है और इसमें 72 कंस्टिट्यूएंसीज के इंफॉर्मेशन के प्रत्याशी के मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं उसका इंफॉर्मेशन इसमें डाला जा सकता है। और ये इसमें जो मेन उद्देश्य है इसका है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा EVM है। ठीक है जी, ये EVM है, यहाँ पे चुनाव चिन्ह होते हैं, बटन्स होते हैं और यहाँ पे हमारे जो भी बटन्स वगैरह, यहाँ पे नाम होता है, यहाँ नाम होता है, यहाँ पे इनका लोगो होता है, जो भी है ये बटन्स हैं, जो भी पसंद है हम जानते हैं। तो खैर इसमें डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड होता है, यानी कि ये जैसे प्रत्याशी है या ये डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन हो जाएगी और इसमें 72 कंस्टिट्यूएंसीज की इंफॉर्मेशन होंगे। इससे कहने का मतलब ये फायदा कैसे पहुंचाएगा
कि जैसे जो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों आखिर। मैं बताऊंगा, पहले मैं इसको चर्चा कर लूं। ठीक है जी। तो ये जैसे कोई यूपी का कोई आदमी है, वो माइग्रेट होकर के बेंगलोर चला गया। अब यूपी में इलेक्शन हैं और वो रह रहा कहाँ, बेंगलोर में सेटल डाउन हो गया। ठीक है। अब उसको वोट देना है तो वो ऐसे सेंटर पे जाएगा जहाँ पे आरवीएम की सुविधा है, वो यहाँ पे जाएगा। और ये जो डिस्प्ले है, ये डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड जिसे कहते हैं, ये जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब अपने वोटर आईडी कार्ड को स्कैन करेगा तो कंस्टिट्यूएंसी इसकी आ जाएगी। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नहीं आएगा, वो किसको वोट दिया वो नहीं आएगा, लेकिन किस कंस्टिट्यूएंसी का है वो आ जाएगा। ठीक है। इसका एक चार्ट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली यहाँ पे टीवी है, एलईडी। ठीक है। और ये डिवाइस से कनेक्टेड होता है और इसमें वीवीपैट भी होता है। ठीक है। वीवीपैट जैसे मशीन होता है जिसमें वोट देने के बाद जो पर्ची निकलती है, पेपर जो निकलता है, ये इसमें भी होगा। ये भी खास बात है। तो वो यूपी का आदमी बेंगलोर में बैठे हुए यहाँ पे वोटिंग कर सकता है। ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 445.36 करोड़ इंडियंस थे, अप्रोक्स 37% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है। और पॉपुलेशन थे जो माइग्रेट हो गए, डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है। और 30 करोड़ वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया ही नहीं क्योंकि वो माइग्रेट हो गए थे। तो इसलिए ये स्टेप ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये स्टेप उठाया है कि अगर ये लागू हो जाता है। अभी उन्होंने मीटिंग बुलाई डिफरेंट सारी पार्टियों की, जिसमें कि कांग्रेस उसका काफी विरोध भी कर रहा था, अभी हमने न्यूज में देखा भी होगा। तो इसलिए ये स्टेप ईसीआई ने उठाई है कि इसके बाद वोटिंग फेयर होगी। अब देखते हैं इसके। हाँ, इसके ऊपर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसकी मैं पूरी एक क्लास, एक लेक्चर ले सकता हूँ। आप मुझे कमेंट अगर कर देंगे कि आपको कैसा लगा ये, आप इसका लेक्चर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या कोई भी अभी तक मैंने जो भी इसमें बताया है, किसी भी चीज के बारे में आप डिटेल अगर लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डिटेल लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। हाँ सॉरी, मैं इसका डायग्राम के बारे में बता रहा था ना। तो ये है डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले, मैं इसकी बात कर रहा था। डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले ये अभी जैसा है ना, ये ब्लू नहीं होगा, ये एक स्क्रीन हो जाएगी। आरवीएम की बात करें, ये तो ईवीएम है। ये स्क्रीन हो जाएगी, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसीज के नाम, कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे जब वो अपना स्कैन करेगा वोटर आईडी कार्ड। ठीक है। वोटर आईडी कार्ड को स्कैन करने पे ये सारे प्रत्याशी कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे और वो डायग्राम ऐसा होगा। यहाँ पे उसको कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज है, यहाँ पे वो डिस्प्ले दिखेगा। ठीक है। कैंडिडेट से नाम दिखेंगे नहीं, वो किसको वोट दे रहा है वो दिखेगा नहीं, लेकिन कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज का है वो दिखेगा। और ये हमारा जो है वीवीपैट है, जहाँ पे जब हम वोट देते हैं, जब हम बटन दबाते हैं, ये हमारे बटन है। जब हम बटन दबाते हैं तो यहाँ से एक पर्ची निकलती है, फिर उसी के अंदर रह जाती है। अलग बात है, वो हमें शो होता है लेकिन हमने वोट किसको दिया, वीवीपैट आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट जो सवाल है, which of the following become the first multi-utility agriculture medium category drone to get type certification drone by DGCA। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, AG365 एग्रोकॉप्टर, ये सही होगा। आप देख सकते हैं इसको, AG365 एग्रीकॉप्टर। ठीक है। ग्रीन लाइन सेपरेट टू पार्ट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन है यूएसए, साइप्रस, ऑप्शन बी साइप्रस, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी सीरिया, या ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन बी है साइप्रस, ये सही होगा। ठीक है। ग्रीन लाइन बोलिए या फिर इसको यूएन बफर जोन बोलिए, वो एक ही बात है। यूएन बफर जोन ये 1964 में यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने एक ये यूएन बफर जोन, एक ऐसी 180 किलोमीटर लंबी एक लाइन, ऐसे बॉर्डर बना दिया था, जिसको उसके देश ने ही सिर्फ मान्यता दी है, बाकी किसी भी देश ने नहीं दी है। इंटरनल मैटर है इनका। तो यहाँ के नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट दोनों अलग अलग हो गए थे इस आइलैंड के।
क्योंकि यहाँ के जो ग्रीक और टर्किश थे वो लोग आपस में कम्युनल फाइट उनका चलता रहता था, तो उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ये ग्रीन लाइन एक खींच दी, ऐसी कह सकते हैं, या इसको यूएन बफर जोन भी बोलते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34, which union minister has launched G20 Digital Innovation Alliance? तो इसके ऑप्शन हैं अश्विनी वैष्णव, पीएम नरेंद्र मोदी, सी जितेंद्र सिंह, डी अनुराग ठाकुर, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है। अब ये इसके पीछे जो है, इसके पीछे का जो मेन उद्देश्य, जो कारण था इसके, ये क्यों किया गया, इसका जो थीम था स्टे सेफ ऑनलाइन, ये बेसिकली ये बताना ही चाहते हैं कि जो साइबर अटैक्स होते हैं, ऑनलाइन साइबर अटैक्स होते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उससे कैसे बचें या उससे कैसे सेफ रहें। और ये सिटीजन्स को ऑनलाइन वर्ल्ड के हैजर्डनेस से बचाने के लिए ये एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था G20 के समिट में। ठीक है। ये 18th G समिट था जो कि इंडिया में होने वाला है, न्यू दिल्ली में। ठीक है। अब ये है कि G20 के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में क्या चर्चा करूं। लेकिन G20 19 जो कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज मिल करके इन्होंने एक समूह बनाया जिसका काम है कि मिडिल इनकम के जो कंट्रीज हैं उनको वित्तीय सलाह प्रदान करती हैं। इनका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, खासकर कि इसे बनाने का जो मेन रीजन था, G20 के बनाने का मेन रीजन जो था वो अर्लियर 90s में जो अनस्टेबिलिटी ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो अनस्टेबिलिटी आ गई थी, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में अनस्टेबिलिटी आ गई थी, इसलिए उन्होंने ये G19 देशों ने मिलकर G20 समिट G20 बनाया। ठीक है। हाँ, ये तो 18th समिट, जो 17th समिट कहाँ हुआ था, मे बी ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, जिसका थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्ग, ये उसका थीम था। और अभी का है स्टे सेफ ऑनलाइन। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 35, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसका ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी नीति आयोग, सी एडीबी, या डी आरबीआई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी आरबीआई। ठीक है। और ये 26 से 29 दिसंबर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, हु हैज बीन ऑनर्ड विद अटल सम्मान अवार्ड 2022। ये अटल सम्मान अभी न्यूज में था, करंटली काफी फेमस। ये अटल सम्मान अवार्ड आखिर दिया क्यों जाता है, और ये 9th अटल सम्मान अवार्ड था, इससे पहले 8 दिए जा चुके हैं। ठीक है। ये बेसिकली जो साइंस और रिसर्च के फील्ड में जो एक्सीलेंट होते हैं, जो बहुत अच्छा करते हैं, एक उनको ये दिया जाता है। सॉरी, साइंस एंड रिसर्च, R&D, साइंस एंड रिसर्च के फील्ड में जो बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी करेंटली ये 9th जो है वो प्रभु चंद्रा मिश्रा को जी को दिया गया है, प्रभु चंद्र मिश्रा जी को दिया गया है। और इनका जो क्या कहते हैं एरिया ऑफ वर्क, इनका जो एरिया ऑफ वर्क था वो स्टीम
स्टीम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन। इन्होंने जो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर इन्होंने रिसर्च करके जो आईवीएफ की में भी जो मतलब फेलियर होते हैं, जिनका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता है, ये उस केस में भी सक्सेसफुल ये है। इन्होंने इनफर्टिलिटी को लेकर के एक काफी बढ़िया योगदान इसमें साइंस एंड रिसर्च में इन्होंने दिया है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रभुचंद्र मिश्रा। 37. Anti-drug and illicit liquor campaign निजात is run by which state? ऑप्शन है बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी आसाम, डी हरियाणा या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सवाल है 38. Indian Army has inaugurated its first 3D printing devilling at which place? devilling का मतलब घर होता है, निवास स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये एक सवाल ये कहना चाह रहा है कि इंडियन आर्मी ने मतलब 3D का जो घर है वो कहाँ, मतलब ये अभी सीमेंट, ये 3D जैसे पेंटिंग होती है ना लेयर बाय लेयर, वैसे ही 3D घर भी बनाते हैं अब लेयर बाय लेयर। इसमें ईंट नहीं लगाते हैं, ये इन्होंने ऐसे दीवार खींची, फिर इसके ऊपर ऐसे दीवार खींची, फिर ऐसे करते करते ये पूरी दीवार क्रिएट कर देते हैं। ये छत और फिर ये दीवार, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बनते चली जाती है मशीन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है ये काम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और माइकोव प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने मिलकर के किया है, और इसको पूरा करने में इन्हें 12 वीक का ही टाइम लगा, वरना घर बनाने में तो सालों लग जाते हैं। इसका ऑप्शन से बता ही नहीं। ऑप्शन ए है लद्दाख, बी कश्मीर, सी कोहिमा, डी अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद के साथ गोल्डन आर्मी करके ये न्यूज़पेपर में छपा था, वैसे आपने देखा ही होगा, गोल्डन आर्मी करके कुछ है रेजिमेंट, तो वहाँ ये अहमदाबाद का है बेसिकली। इसका ऑप्शन डी अहमदाबाद सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्ल्ड क्लास kayaking canoeing academy will be set up in which city? इसके ऑप्शंस हैं ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, सी टेहरी, बी बाड़ापोल या ई नन ऑफ द अबव। ये टेहरी उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में KHN, ये उत्तराखंड में टेहरी। ठीक है, अभी आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप इनॉग्रेट वहाँ के सीएम जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था टेहरी लेक में, टेहरी लेक में। अगला जो है इंडिया डिसाइडेड टू लॉन्च बिड टू होस्ट समर ओलंपिक्स गेम फॉर द ईयर। ऑप्शन है 2028, बी है 2036, सी 2040, डी 2032 या ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2036 आई थिंक, हाँ 2036 में इंडिया जो है डिसाइडेड टू लॉन्च बिड टू होस्ट, ये होस्ट करेगा समर ओलंपिक गेम्स को। ठीक है, तो समर ओलंपिक गेम्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा हर 4 साल में। ठीक है, इंटरनेशनल, आप लिख लेना, इंटरनेशनल कमेटी हर 4 इयर्स के गैप पे ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा इसका पहले जो हुआ था 2021 में
टोक्यो में हुआ था, जापान में, ये ओ है। फिर 24 में ये पेरिस में होगा, 28 में लॉस एंजलिस में होगा, 32 में ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन में, और ये 36 में हमारे प्यारे भारत में होगा। ठीक है जी। Beam app use how many layers of authentication? Option A 4, option B 3, option C 2, option D 5। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 3। ठीक है। भीम, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक यूपीआई बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम ऐप है जो कि ई पेमेंट डायरेक्टली थ्रू बैंक की फैसिलिटी देता है। ठीक है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी या भीम, एक ही बात है। नेक्स्ट जो है, एज पर सतर्क नागरिक संगठन, विच स्टेट इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन रिप्लाइंग आरटीआई। ये सतर्क नागरिक संगठन जो है, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉन पॉलिटिकल, नॉन प्रमोशनल जो भी है। इनका काम ये है कि ये गवर्नमेंट और की गवर्नेंस और सिटीजन के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करते हैं, आंदोलन करके या जैसे भी हो। तो इसका ऑप्शन तुमने दिया ही नहीं। तो ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी गोवा, डी वेस्ट बंगाल, और ये ई कोई नहीं। तो जो सबसे खराब परफॉर्मेंस आरटीआई मेरा वो तमिलनाडु का है, ओनली 14% का इन्होंने रिप्लाई दिया है। उसके बाद दूसरा जो खराब है वो महाराष्ट्र है, इनका 23%, बस 23% ही अच्छा है। और जो कुछ बेटर हैं इनमें वो आंध्र प्रदेश है, हरियाणा, जिन्होंने ऑलमोस्ट 100% रिप्लाई दिया, ऑलमोस्ट, झारखंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो हैं 5, इनका इसमें अच्छा है आरटीआई का रिप्लाई करने में। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज इतना ही, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है और मुझे सोना भी है। तो मेरा गला एक्चुअली छिल गया है बोलते बोलते, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कब तक चाहिए, कब चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ गुड नाइट।